अब बीजेपी परिसीमन ला रही है और बीजेपी की स्थिति झारखंड में बहुत ही खराब है, खासकर आदिवासी। मैडम निशा उरांव क्या बोल रहे हैं? कोई बात नहीं, एक कमरा आदिवासियों के लिए रहने दीजिए, बाकी 4 कमरा में गैर आदिवासी को रहने दीजिए। अगर बाबूलाल मरांडी, बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी कभी भी आदिवासी नेता के रूप में जाने नहीं गए। यह जो बात कर रही है कोरी बकवास के अलावा कुछ नहीं है। या आखिर मैडम निशा उरांव हमेशा आदिवासियों का जो हकमारी है उसका समर्थन क्यों करती है? लोग परिसीमन को समर्थन कर रहे हैं अभी, जहां पर आदिवासी सीट घटने की है, वो लोग आदिवासियों के विरुद्ध में खड़े हैं। या नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड स्वतंत्र खबर। हमारे साथ लेखक गलक्षण डुंगडुंग हैं, जो लगातार आदिवासी मुद्दों पर अपनी बातों को रखते रहते हैं। और खास करके अभी कहें झारखंड में जिस तरह से परिसीमन के लेकर के माहौल गर्म है, उसी पर लगातार लोग अपने अपने तरीका से बात भी रख रहे हैं। तो जिस तरह से गलक्षण दा लगातार इस बात को कहते हैं कि अगर परिसीमन होता है तो आदिवासियों को बहुत बड़ा नुकसान होगा, आदिवासी सीट घटेगा। लेकिन वहीं पर निशा उरांव का बयान आया है कि अगर आरक्षित सीट से परिसीमन होता है तो आरक्षित से अगर सीट घटता भी है तो आदिवासियों को कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। उनको वहां से चुनाव पार्टी लोग लड़ाएंगे भी और वो जीतेंगे भी। तो कहीं ना कहीं परिसीमन को सपोर्ट कर रहे हैं। तो हम गलसन दास जानते हैं कि निशा उरांव जो परिसीमन को सपोर्ट कर रहे हैं, उन पर इनका क्या प्रतिक्रिया है? जोहार। जोहार जोहार। देखिए, जो बातें मैडम निशा उरांव कह रही हैं, मुझे नहीं लगता है कि कोई आदिवासी बुद्धिजीवी इस तरह की बातें कहेगा। वो मूलतः आप देखिएगा विगत 2 वर्षों के अंदर में तो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी और आरएसएस के लिए ही बैटिंग करती रहती है। अब ये जो पूरा परिसीमन का मसला है, कांग्रेस ने 2002 के आधार पर जो 7-8 में परिसीमन हो रहा था, उसको रोक दिया और आदिवासियों की आवाज़ सुनते हुए बजबते संविधान में संशोधन करके 2026 तक के लिए पूरे झारखंड में परिसीमन को रोका और यह एक तरह से ऐतिहासिक निर्णय था। अब बीजेपी परिसीमन ला रही है और बीजेपी की स्थिति झारखंड में बहुत ही खराब है, खासकर आदिवासी इलाकों में। और उसका कारण भी है, झारखंड में बीजेपी ने हम आदिवासियों को सरना ईसाई के नाम पर, धर्मांतरण के नाम पर, आरक्षण के नाम पर आपस में लड़वाया और सत्ता में पहुंच गई बीजेपी। और सत्ता में 13 साल 63 दिन तक रहने के समय उन्होंने आदिवासियों को, आदिवासी पहचान को खत्म करते हुए वनवासी बनाने की पुरजोर कोशिश की, सरना को सनातन में समाहित करने की कोशिश की, सरना स्थलों को जो है कि लैंड बैंक में डाला। उसी तरह आप देखिएगा हमारी जमीन, आदिवासी जमीन पूरा इलाका में गैर आदिवासियों को, बाहरी जनसंख्या को भर दिया। और हमारा जो भी वन संपदा है, खनिज संपदा है, उसको पूंजीपतियों को देने का ही इन्होंने अभियान चलाया। उसके लिए औद्योगिक नीति 2001 लाया, औद्योगिक नीति 2012 लाया, फिर विनिवेश और औद्योगिक नीति 2016 लाया। तो इनका पूरा जो इतिहास है सिर्फ आदिवासियों को मिटाने का इतिहास रहा है। तो इसीलिए इनको लगता है कि अभी फिर से बीजेपी ही ला रही है परिसीमन का एजेंडा। तो चूंकि सवाल उठ रहा है और आदिवासी लोग एकजुट होना शुरू हो गए हैं, इसी को तोड़ने के लिए फिर से जो है कि मैडम निशा उरांव जैसे लोगों को बीजेपी आरएसएस ने लगा दिया है कि आप बीजेपी की तरफ से आप बोलिए, आदिवासियों के बीच में मैसेज फैलाइए कि परिसीमन अच्छा है। आप सिंपल सोचिए, मान लीजिए आपका घर में 5 कमरा है। अब उसको कहा जाएगा कि आप जो है कि 4 कमरा छोड़ दीजिए, 1 कमरे में आप रहिए, बाकी 4 कमरा जो है उसको गैर आदिवासियों को दे दीजिए। क्या कोई आदिवासी स्वीकार कर सकता है? मैडम निशा उरांव क्या बोल रहे हैं? कोई बात नहीं, 1 कमरा आदिवासियों के लिए रहने दीजिए, बाकी 4 कमरा में गैर आदिवासी को रहने दीजिए। अगर जरूरत पड़ेगा तो हम भी उनके साथ रह लेंगे। ऐसा होता है क्या? कभी भी कोई भी व्यक्ति जो आदिवासी समुदाय के लिए सोचता है, आदिवासी समुदाय के लिए लड़ता है, वो कभी भी आदिवासियों की हकमारी को बर्दाश्त नहीं करेगा।
ये इसलिए स्वीकार कर रही है, इसलिए उनके पक्ष से बैटिंग कर रही है क्योंकि उनको क्या है, ये गैर आदिवासी समुदाय में खुद चली गई है। इनको आदिवासी समुदाय से क्या लेना देना है? इनको कल कहीं से टिकट मिले, ये राज्यसभा जाएगी, कहीं विधानसभा का चुनाव लड़ेगी या लोकसभा जाएगी, तो इनको तो लग रहा है। और मैं उसमें देख भी रहा था, कोई पोस्ट शेयर किया, उसमें वो कह रही हैं कि गैर आदिवासी इलाका में भी मतलब नॉन आरक्षित सीट में भी पॉलिटिकल पार्टियां जो है टिकट देंगी और आदिवासी लोग जीतेंगे, और हमारे पास उसका 2 उदाहरण है। 2 उदाहरण में नाम नहीं लिया, लेकिन उनका कहने का मतलब क्या है? एक तो वो बता रही होंगी बाबूलाल मरांडी को। बाबूलाल मरांडी, बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी कभी भी आदिवासी नेता के रूप में जाने नहीं गए। आज तक वो आदिवासी नेता के रूप में नहीं जाते। शुरू से वो गैर आदिवासियों के लिए काम किया और आरएसएस के लिए ही बैटिंग किया, इसलिए वो गैर आदिवासी इलाका से वो जीतते हैं। ये बहुत क्लियर है। जहाँ तक दूसरा उदाहरण वो बता रहे, कल्पना सोरेन। कल्पना सोरेन इसलिए जीती, वहां भी देखिए मुस्लिम बहुल और झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रमुख माननीय हेमंत सोरेन की पत्नी है, इसीलिए वहां पे सीट उनके लिए छोड़ा गया। और वो भी किस किस आधार पर छोड़ा गया कि वहां के जो एमएलए थे उनको राज्यसभा भेजा गया। ये तो सौदा हुआ ना। सौदा के आधार पर आप बता दीजिए, आम आदिवासी को कौन सा पॉलिटिकल पार्टी जनरल सीट पे टिकट दिया है झारखंड में? कहीं कोई दिया? क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कोई जनरल सीट पर आदिवासी को टिकट दिया? यदि उदाहरण होने से तो अनुसूचित क्षेत्र है रांची, रांची का लोकसभा और रांची में जो 2 जनरल विधानसभा है, उसमें आदिवासी को टिकट देना चाहिए झारखंड मुक्ति मोर्चा को या बीजेपी को या कांग्रेस को। किसी ने अभी तक दिया? नहीं दिया। उसी तरह आप देखिए जमशेदपुर, जमशेदपुर भी जो है वो सामान्य क्षेत्र में आता है ना, लेकिन जो है कि उसमें 2 विधानसभा है, कभी कोई आदिवासी को टिकट नहीं दिया। लोकसभा एक बड़ा एरिया होता है, लोकसभा में एक बार अर्जुन मुंडा को दिया, वो एक तरह से एक्सेप्शन, वो चूंकि ऑलरेडी जो है कि उनका एक बड़ा ओहदा हो चुका है। लेकिन कहीं भी आप देखिएगा आदिवासियों को पॉलिटिकल पार्टियां गैर आदिवासी मतलब नॉन रिजर्व सीट में टिकट देती हैं, ऐसा कोई बड़ा उदाहरण आपको दिखाई नहीं देगा। इसलिए यह जो बात कर रही है कोरी बकवास के अलावा कुछ नहीं है। यह आदिवासियों का हमेशा, मुझे यह समझ में नहीं आता है, आखिर मैडम निशा उरांव हमेशा आदिवासियों का जो हकमारी है उसका समर्थन क्यों करती है? क्या वो इसलिए करती हैं कि वो खुद आदिवासी समुदाय को छोड़ के गैर आदिवासी समुदाय में चली गई? और एक बात आपको ये भी मतलब आश्चर्यजनक होगा बातचीत करना, सोचना कि सरना सनातन एक है का नैरेटिव जो बनाते हैं, वैसे ही आदिवासी लोग बनाते हैं जो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में या तो गैर आदिवासी घरों में घुसे हुए हैं या फिर गैर आदिवासियों को अपने घरों में घुसाए हुए। जैसे इनका ही मैडम निशा उरांव का घर में ही देखिए, गैर आदिवासी को भी घुसाए हुए हैं और खुद भी गैर आदिवासी के यहाँ घुसी हुई है। माननीय चंपा सोरेन वहां भी गैर आदिवासी को घुसाए हुए हैं और गैर आदिवासी के यहाँ घुसे भी हैं, अपनी बेटी को भी गैर आदिवासी के यहाँ दिए हैं। उसी तरह कई एक लोग को आप देखिएगा, जो लोग सरना सनातन एक है का नैरेटिव बनाता है, कहीं बॉयफ्रेंड गैर आदिवासी है तो कहीं शादी करने की तैयारी चल रही है, कहीं शादी कर चुके हैं। तो यही लोग सरना सनातन एक का नैरेटिव बनाता है, वरना जो आम आदिवासी लोग जो है वो कभी सब नैरेटिव नहीं बनाता है, ये दिखता है। और परिसीमन के मामले पर जो भी लोग परिसीमन को समर्थन कर रहे हैं, अभी जहां पर आदिवासी सीट घटने की है, वो लोग आदिवासियों के विरुद्ध में खड़े हैं, ये आदिवासियों को समझना होगा। लेकिन दादा, अनुसूचित क्षेत्र में परिसीमन का क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? देखिए, मैं स्पष्ट कहता हूं, अनुसूचित क्षेत्र एक विशेष इलाका है जो विशेष परिस्थिति में बनाई गई। और विशेष परिस्थिति क्या थी? जब ब्रिटिश हुकूमत मुगलों से लड़ाई लड़के 1764 में बक्सर की लड़ाई जीतने के बाद 1765 में दीवानी अधिकार लिया,
मालगुजारी वसूल करने का अधिकार लिया। उसके बाद जैसे आदिवासी इलाके में घुसे, आदिवासियों ने निरंतर संघर्ष किया। उसी के बाद देखिएगा कि 1874 में पहली बार अनुसूचित जिला अधिनियम लाकर अनुसूचित जिले बनाए जाते हैं और झारखंड में चुटिया नागपुर और संताल परगना को उसी समय में अनुसूचित जिले में शामिल किए गए और उसका आधार जनसंख्या बिल्कुल नहीं था। अंग्रेजों की भाषा में क्या कहा गया, ये इलाके पिछड़े हैं, यही कहा गया। क्यों पिछड़े हैं कहा गया, क्योंकि आदिवासियों ने उनका जो शासन व्यवस्था था उसको स्वीकार नहीं किया। ब्रिटिश सरकार को कहा कि हम सरकार को नहीं मानते हैं, तो ब्रिटिश हुकूमत को लगा ये लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, इसलिए हमें स्वीकार नहीं करते हैं, कानून व्यवस्था के बारे में नहीं जानते, ऐसे ऐसे करके पिछड़ा एरिया घोषित कर दिया, है ना, अति पिछड़ा एरिया वगैरह वगैरह। और इसी को आप देखिएगा, शेड्यूल एरिया जब अनुसूचित जिला शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट बनाया तो उसमें जनसंख्या आधार बिल्कुल भी नहीं था। अब उसके बाद देखिए 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बना, उसमें भी उसी तरह से इस इलाकों को अलग रखा गया। उसके बाद 1935 में भारत सरकार अधिनियम बना तो उसका धारा 91 और 92 में एक्सक्लूडेड एरिया और पार्शियली एक्सक्लूडेड एरिया, वर्जित क्षेत्र और आंशिक वर्जित क्षेत्र रखा गया। कौन क्षेत्र को वर्जित क्षेत्र कहेंगे और वहां शासन व्यवस्था कैसे होगा, इसी के बारे में उन दोनों धारा 91 और 92 में बोलता है। और उसी को लेके जब भारत आजाद हुआ, संविधान बना, तो उसमें 5वीं और 6वीं अनुसूची डाला गया। ये कहाँ से आया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का एक्सक्लूडेड और पार्शियल एक्सक्लूडेड को ही डाला गया। और उसमें भी 5वीं अनुसूची पैरा 6 का 1 देख लीजिए, क्या कहता है, वो कहता है कि राष्ट्रपति जो है कोई भी इलाका को अनुसूचित क्षेत्र में शामिल कर सकते हैं, ये प्रोविजन है। और संसद जो है कोई भी इलाका को हटा सकता है, हाँ? तो ये जो प्रोविजंस है डालने अनुसूचित क्षेत्र में डालने का, तो इसका कोई आधार जनसंख्या नहीं है। ना अनुसूचित क्षेत्र में डालने का आधार जनसंख्या है, ना हटाने का आधार जनसंख्या है। 1961 में पहली बार ढेबर कमीशन ने कहा कि जो नए अनुसूचित क्षेत्र बनेंगे उसमें जरूर एक आधार जनसंख्या होगा। तो आप सोचिए, जहां का आधार जनसंख्या बिल्कुल नहीं है, वहां आप डिलिमिटेशन परिसीमन जनसंख्या के आधार पर तय कर रहे हैं। आप यह तय कर रहे हैं कि यहाँ पर कौन व्यक्ति प्रतिनिधित्व करेगा इस क्षेत्र का, तो लोकसभा का, विधानसभा का या स्थानीय निकाय का प्रतिनिधित्व अनुसूचित क्षेत्र में जनसंख्या के आधार पर तय करना हम आदिवासियों के साथ सरासर अन्याय है। और उसका कारण भी मैं आपको बताता हूँ। कारण क्या है, अनुसूचित क्षेत्र विशेष क्षेत्र है। अब यहाँ पर नेहरू के जमाने में बड़ी बड़ी परियोजना लगाई गई, चाहे आप HEC बोलिए, आप बोकारो बोलिए, मैथन डैम बोलिए, मयूरक्षी डैम बोलिए, जितने भी परियोजना लगाए गए, है ना। अब परियोजना लगाकर आदिवासियों की जमीन आपने हड़प ली, आदिवासियों को विस्थापित कर दिया, आजीविका का कमी में आदिवासी पलायन भी कर गए। और बाहरी जनसंख्या, चाहे बिहार हो, यूपी हो, उड़ीसा हो, बंगाल हो, सब जगह से उन कंपनियों में नौकरी करने के लिए और बाकी जगह पे नौकरी करे, खनन परियोजना में नौकरी करने के लिए बाहरी जनसंख्या आके भर गए। अब विकास के नाम पर हमने सब कुछ दे दिया, विस्थापित हो गए। अब जिनको नौकरी मिला वो लोग अब आप कह रहे हैं कि हमारी जनसंख्या ज्यादा हो गई, इसलिए अब हम विधायक के कुर्सी में हम रहेंगे, CM की कुर्सी में हम बैठेंगे, मंत्री के कुर्सी में हम बैठेंगे, MLA का कुर्सी में, MP के कुर्सी में, मेयर का कुर्सी में, वार्ड का कुर्सी में हम बैठेंगे। तो यह जो है हम आदिवासियों का आप फिर से एक बार राजनीतिक विस्थापन कर रहे हैं। राजनीतिक रूप से पहले तो आप हमें अपनी जमीन से, जंगल से, खनिज संपदा से विस्थापित कर दिए विकास के नाम पर। आप परिसीमन के नाम पर आप हमें अपनी राजनीतिक जो शक्ति है, कुर्सी है,
राजनीतिक ताकत, राजनीतिक पदों से भी आप विस्थापित करने के लिए आप प्लान कर लिए हैं, तो ये हम लोग जो है कि स्वीकार नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पे जो भी होना चाहिए, वो कैसे होना चाहिए जो आपने सवाल किया, इसको समझने के लिए हम लोग को सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है, राकेश कुमार बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। उसमें सुप्रीम कोर्ट में यही आर्गुमेंट किया गया था कि अनुसूचित क्षेत्रों में जो 112 ब्लॉक उस समय में था, उसमें आदिवासियों की जनसंख्या 50% से कम हो गई है, इसलिए उन इलाकों को अनुसूचित क्षेत्र से हटाना चाहिए, पेशा कानून को असंवैधानिक घोषित करना चाहिए। ये सब कुछ आर्गुमेंट किया गया था। तब सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट बोला कि बाहरी जनसंख्या आदिवासी इलाकों में जाने की वजह से उनकी जनसंख्या घट गई है, लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए कि ये सारे ऐतिहासिक रूप से ये इलाके आदिवासियों के हैं। तो हमारा ये ऐतिहासिक इलाका है, इसलिए यहाँ का इतिहास, यहाँ का भूगोल, यहाँ की भाषा, संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज सबको ध्यान में रखते हुए ही यहाँ सीट को घटना और बढ़ाना चाहिए। अब सोचिए, परिसीमन होगा बोल रहे हैं, लगभग झारखंड में 126 सीटें होगी, गैर आदिवासियों के लिए सीट बढ़ेगा, और आदिवासियों का सीट ये कह रहे हैं कि 26 से घटकर 22 होगा। ये कौन सा मैथ आप लेके आए हैं भाई, कि गैर आदिवासियों के लिए सीट बढ़ेगा और हम आदिवासियों के लिए सीट घटेगा? मतलब गैर आदिवासी का जनसंख्या बाहर से भर भर के आया, उसको आपने नहीं रोका, और हमारे जनसंख्या को सता के यहाँ विस्थापन के लिए, पलायन के लिए आप मजबूर कर दिया, और आप कह रहे हैं कि आपकी जनसंख्या घट गई, इसलिए आप जो है कि ये पूरा हमारा इलाका हो गया, हम मालिक बनेंगे यहाँ का। ये हम लोग स्वीकार नहीं कर सकते हैं। और आपको मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि ये भी अनुसूचित क्षेत्र में जो भी लोग आए, उनको रोकने के लिए संविधान में व्यवस्था है। संविधान का अनुच्छेद 19(5) क्या कहता है? यदि आदिवासियों के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है, तो बाहरी जनसंख्या को यहाँ पर बसने, नौकरी पेशा करने या व्यवसाय करने से रोक सकता है सरकार, कानून बनाकर। राज्य सरकार कानून बनाकर रोक सकती है, और नहीं तो राज्यपाल को भी 5वीं अनुसूची पैरा 5(2) के तहत रेगुलेशन बनाने का अधिकार है। तो आप हमारा कोई भी अधिकार को सुरक्षित नहीं रखना चाहते हैं। CNT कानून है, SPT कानून है, कहता आदिवासी का जमीन गैर आदिवासी नहीं ले सकता। सारा हमारा जमीन गैर आदिवासी कब्जा करके रख रहे हैं। समता जजमेंट कहता है कि आदिवासी इलाके में गैर आदिवासी माइनिंग नहीं कर सकते हैं। सब कुछ जो है कि वो लोग कर रहे हैं। तो हमारा तो ना आप CNT लागू करते हैं, ना जो है कि 5वीं अनुसूची लागू करते हैं, ना हमारा जो है कि पेशा कानून लागू करते हैं। हमारे हक में जो भी कानून है, वन अधिकार कानून है, किसी को भी लागू नहीं करते। और अभी आप कह रहे हैं कि परिसीमन हम करेंगे, तो हम आदिवासी लोग इसको स्वीकार नहीं करेंगे। परिसीमन को लेकर क्या योजना है आप? आगे हमारी बहुत बड़ी योजना है, जिसको पब्लिक में हम लोगों ने घोषणा भी कर दिया है। 2 अगस्त 2026 को रांची में लाखों की संख्या में आदिवासी आएंगे और यहाँ बता देंगे, केंद्र सरकार को बोलेंगे, केंद्र सरकार को बता देंगे कि हमारे साथ अन्याय करना बंद करो। जिस तरह से 2007-8 में संविधान संशोधन करके परिसीमन को रोका गया था, अभी भी अब संशोधन करके, संविधान संशोधन करके परिसीमन को रोकिए, ऐसा नहीं चलेगा। और उसमें हम लोग ये भी कह रहे हैं कि पूरे अनुसूचित क्षेत्र में जितना भी सीट है, चाहे संसद का सीट है, विधायक का सीट है, लोकसभा का है, विधानसभा का है, स्थानीय निकाय का, सब का सब हमारे लिए आरक्षित होना चाहिए आदिवासियों के लिए, क्योंकि ये अनुसूचित क्षेत्र ऐतिहासिक रूप से हमारे हैं। अब इसमें जो है, ये सारे मैसेज को लेकर हम लोग महामहिम राष्ट्रपति से भी मिलने वाले हैं, महामहिम राज्यपाल से भी मिलेंगे, स्मार पत्र देंगे। इसके अलावा लोकसभा में पार्टी नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस पार्टी के जो राहुल गांधी जो हैं, उनसे भी हम लोग मिलेंगे। इसलिए मिलेंगे कि वो बार-बार जनसंख्या को लेके वो कहते हैं, जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो हम लोग उनको समझाना चाहते हैं कि देखिए, ये अगर आप कर रहे हैं तो आप भी हमारे साथ, हम आदिवासियों के साथ अन्याय कर रहे हैं। इसलिए कि अनुसूचित क्षेत्र ये विशेष परिस्थिति में बनाया गया था, ये स्पेशल प्रोविजन है। तो स्पेशल प्रोविजन में स्पेशल काम होगा ना, सामान्य काम आप कैसे कर सकते हैं?
आप जो परिसीमन का जो सामान्य कानून है उसको सब जगह थोपेंगे तो ये तो नहीं चलेगा। हमारे लिए स्पेशल प्रोविजन आपको डालना पड़ेगा। तो हम लोग एलओपी राहुल गांधी से भी हम लोग मिलने वाले हैं। उसके अलावा जरूरत पड़ेगा तो हम लोग जो है कोर्ट भी जाएंगे। उसके अलावा गांव-गांव में हमारा जन जागरूकता अभियान अभी जन जागरूकता अभियान परिसीमन को लेके अभी शुरू हो गया। क्योंकि परिसीमन जैसे हो जाता है तो बहुत सारा सीट हमारा चला जाएगा। तो हमारा अभियान बहुत जबरदस्त आने वाले समय में होने वाला है। उसके अलावा हम लोग ऑल पार्टी मीटिंग भी करना चाहते हैं रांची में। कई एक जन संगठन है, जन आंदोलन है, उनके साथ भी हम लोग मीटिंग करना चाहते हैं। तो ये आप देखिएगा कि आने वाले समय में लगातार हमारी गतिविधियां आपको दिखाई पड़ेगी। इसके अलावा हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए एक बड़ी टीम बना रहे हैं, शॉर्ट टर्म के लिए एक टीम बना रहे हैं। उसके अलावा अभी जो मिलने के लिए जो लोग जाएँगे उनकी भी टीम बना रहे हैं। तो ये सब चीज़ें और रिसर्च का काम, लेखन का काम, वो सब भी पेपर तैयारी का काम वो सब भी साथ-साथ में चल रहा है। अभी आप सुन रहे थे सामाजिक कार्यकर्ता लेखक लखनऊ की बात। जिस तरह से हम लोग बात शुरू किए थे कि कोई परिसीमन का विरोध कर रहे हैं तो कोई परिसीमन को सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे निशा उरांव कह रहे हैं कि परिसीमन अगर होता भी है तो कोई नहीं है, आदिवासी जो सीट आदिवासी को आरक्षित सीट में जो है उस पर जीत मिलेगा। तो कहीं न कहीं इसी पर लक्ष्मण दास बहुत अच्छे तरीके से बताने की कोशिश करके ऐसा नहीं होगा। वो जिस तरह से उदाहरण के रूप में 2 लिखे हैं तो वो भी बता दिया कि चाहे तो एक बाबूलाल मांडी होंगे या दूसरा कल्पना सोरेन होंगे। लेकिन उसका भी बता दिया कि किस परिस्थिति में कल्पना सोरेन को वहाँ क्यों वहाँ से गांडी विधानसभा से सीट दिया गया था, जिताया गया। तो उसी पर लेकिन परिसीमन पर खास करके ये भी कह रहे हैं कि जिस तरह से तैयारी चल रहा है और अनुसूचित क्षेत्र में जिस तरह से बात हो रहा है परिसीमन का, उस पर ही बताया कि यहाँ विकास के लेकर के फैक्ट्री खुला, बाहरी लोग आए, बसे, यहाँ नौकरी करने आए और उसका आज आबादी ज़्यादा दिखा करके अगर परिसीमन होता है तो आदिवासियों को तो कहीं न कहीं विस्थापन पहले ही हो चुका, अब राजनीतिक तौर से विस्थापन किया किया जा रहा है। उसी पर कहीं न कहीं ये कह रहे हैं कि जिस तरह से गैर आदिवासी के लोग को अपने घर में घुसाते हैं या गैर आदिवासी के पास जाते हैं, उन लोग आज परिसीमन के सपोर्ट कर रहे हैं या सरना सनातन एक की बात कर रहे हैं। तो तमाम बात लक्ष्मण दास कहे और ये अपना योजना के बारे में बताया कि हम लोग 2 अगस्त को बड़ा-सा रैली करेंगे परिसीमन को लेकर के और जन जागरूकता अभियान भी चलाएँगे, गाँव-गाँव जाएँगे, लोगों को बताएँगे। तो इन लोग अपना परिसीमन के विरोध के लेकर के तैयारी कर रहे हैं। तो इस तरह खबर को देखने के लिए आप झारखंड स्वतंत्र खबर जुड़े रहिए। जोहार, नमस्कार।